हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन मैप देख रहे थे। इंडियन मैप में हमने ऊपर के राज्य देख लिए थे जो उत्तर भारत के हैं। लद्दाख हो गया आपका, लद्दाख के बारे में हमने देख लिया था। लद्दाख के बारे में देख लिया था, जम्मू कश्मीर, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान, गुजरात। हमने पिछले वीडियो में आपका उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में देखा था। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है भारत का जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे करीब 20 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक ना। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पहले फ्री हैंड मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। तो आपका कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है आपका उत्तर प्रदेश, आपका फ्री हैंड के तौर पर इस तरह से, ठीक ना। तो हम लोग उत्तर प्रदेश का ये फ्री हैंड मैप है। इसमें हम लोग देखेंगे उसका दो प्रकार से देखेंगे। एक भौगोलिक मैप के रूप में देख लेते हैं उसका कि कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है कहाँ का, और उसके बाद राजनीतिक देखेंगे। तो आपका भौगोलिक रूप से अगर देखें तो ए वाला जो क्षेत्र है आपका, ए वाला, ये है रोहिलखंड का मैदान। रोहिल खंड का मैदान, ये वाला क्षेत्र आपका रोहिलखंड का मैदान जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ठीक। और ये वाला क्षेत्र इधर का आपका जो पूर्वी क्षेत्र में है, ये है अवध का मैदान। अवध का मैदान, ठीक ना। और जो ये नीचे वाले क्षेत्र हैं, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा गंगा का मैदान है। किसका? गंगा का मैदान, ठीक। ये हुआ एक प्रकार से भौगोलिक रूप से, ठीक ना, जियोग्राफिकल मैप में ये हुआ, ठीक। तो आपका जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये है रोहिलखंड का मैदान, और इधर का आपका पूर्वी क्षेत्र वाला ये अवध का मैदान, और जो इसके नीचे है ये है गंगा का मैदान, ठीक ना। अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला जो है आपका, अगला वाला देख लेते हैं हम लोग कि जियोग्राफी आपका राजनीतिक रूप से जो आपका उत्तर प्रदेश है उसको कैसे, मतलब कौन से नाम से जानते हैं किधर वाले क्षेत्र को। तो इसका मैप बना लेते हैं, ठीक। ये वाला क्षेत्र हो गया। तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है इधर का, इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बोलते हैं, पश्चिमी यूपी, ठीक। और ये वाला क्षेत्र आपका, ये इधर का, ये है अवध, अवध का क्षेत्र, ये अवध का क्षेत्र है आपका, ठीक ना। इसके बाद जो इधर का ये वाला एरिया है आपका, ये इसे बोलते हैं आपका पूर्वांचल। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, ठीक ना। तो इसे पूर्वांचल बोलते हैं। अगर पूर्वांचल पहाड़ी की बात की जाए तो असम में है। पूर्वांचल पहाड़ी की बात की जाए तो कहाँ है? वो असम में है। कौन सी? पूर्वांचल पहाड़ी, पूर्वांचल पहाड़ी, पूर्वांचल पहाड़ी असम में है। लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र की बात की जाए तो आपका कहाँ पे है? आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी इलाका है उसे पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक। और नीचे वाला क्षेत्र है जो ये वाला, ये वाला, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कौन सा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक ना। और बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश तक फैला हुआ। मध्य प्रदेश का जो सागर और इधर ऊपरी इलाका है आपका टीकमगढ़ तक, वो बुंदेलखंड के ही क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से हमने उसको क्षेत्र वाइज भी देख लिया कि भौगोलिक रूप से किधर किस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, और राजनीतिक रूप से भी देख लिया, ठीक ना। अब इसको हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में और जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं, प्रसिद्ध जगहें हैं उन्हें देखते हैं। अगर नोट कर लो, अगर नोट करना हो तो या तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा वहाँ की जो जिले हैं उन सबको देखते हैं, वहाँ की जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको देखते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर, नवाबों का
का शहर। कई बार एग्जामों में पूछा है, वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें नवाबों का शहर किस मतलब शहर को बोला जाता है, तो वो है आपका लखनऊ। ठीक ना, लखनऊ। इसके बाद यहाँ पे जो आपका लखनऊ में एक फेमस अभी हाल ही में बना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इकाना स्टेडियम। क्या है? इकाना स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम है ये। ठीक ना, इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट इकाना स्टेडियम हो गया है। ठीक ना, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के जी के नाम से हो गया है। ठीक, लखनऊ में जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कौन? बेगम हजरत महल। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यहाँ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, यहाँ से उनकी क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक ना, और यहाँ पे क्या फेमस है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। ठीक है, तो लखनऊ के बारे में इतनी चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका उसे नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को, और वहाँ पे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक, इसके बाद 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो 1800 स्वतंत्रता की संग्राम हुआ था उसमें आपका बेगम हजरत महल कहाँ से उसका नेतृत्व की थी क्रांतिकारियों की, तो वो आपका लखनऊ से। ठीक ना, इसके बाद हम लोग लखनऊ के बाद चलते हैं, लखनऊ के जस्ट दाएं तरफ अमेठी है। क्या है? अमेठी, अमेठी। ठीक ना, अमेठी में सैनिक स्कूल है। क्या है? सैनिक। उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल हैं मुख्य रूप से, तो जो 3 सैनिक स्कूल हैं, एक तो है अमेठी में आपकी, दूसरा है मैनपुरी में। कहाँ पे? मैनपुरी, मैनपुरी में, और आपका झांसी में, झांसी। इन 3 जगहों पर क्या है? आपका सैनिक स्कूल है। तो आपकी यहाँ पे अगर देखें तो ये पे सैनिक स्कूल है, और यूपी में 3 सैनिक स्कूल हैं जो हैं आपकी कहाँ कहाँ? अमेठी, और आपका मैनपुरी, और झांसी में। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी जो सैनिक स्कूल हैं उसको। ठीक, उसके बाद आपका अमेठी हो गया, मैनपुरी हो गया। इसका मैनपुरी के जस्ट नीचे, आपके मैनपुरी के जस्ट नीचे है यहाँ पे कन्नौज। क्या है? कन्नौज, कन्नौज। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये इत्र मतलब परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है, इत्र व्यवसाय के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कि इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कन्नौज। और कन्नौज को कई बार एग्जाम पूछ लेता है किस नदी के किनारे है। ठीक, तो ये रामगंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे कौन है? कन्नौज। ठीक ना, तो इसके बाद कन्नौज, फिर उसके नीचे जस्ट है आपका, उसके नीचे जस्ट है आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपने कन्नौज देखा, यहाँ पे आपका है कानपुर, कानपुर। ठीक ना, तो कानपुर जो है, कानपुर एक उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। कानपुर में आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक ना, तो कहीं भी अगर पूछ ले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कानपुर है वो कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश। वैसे भी आप अगर कानपुर को जानेंगे कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक ना, तो यहाँ पे कानपुर। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध बोले या तो बहुत ही बड़ा संस्थान है, तो जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पे है? कानपुर में। कानपुर में कहाँ है? आपका भारतीय दलहन अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान।
संस्थान कहाँ पे है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक ना। इसके बाद हम लोग कानपुर जो है वो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पे कौन है? कानपुर, ठीक। कानपुर के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज पहले इसका नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज। प्रयागराज की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। प्रयागराज की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। कब? 1574-75 के आसपास में प्रयागराज की स्थापना की थी। मतलब इलाहाबाद नगर जो बसाया था तो अकबर ने बसाया था, ठीक। प्रयागराज को संगम नगरी भी बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है? संगम नगरी। प्रयागराज को संगम नगरी। संगम नगरी क्यों बोला जाता है? संगम नगरी क्योंकि यहाँ पे यमुना, गंगा और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। तो अब जो सरस्वती है वो आपका लुप्त हो चुकी हैं, तो कौन कौन है अभी? यमुना और गंगा। तो उनका संगम कहाँ होता है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, ठीक ना। इसके बाद हम लोग यहाँ का जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, हाई कोर्ट प्रयागराज में ही है, इलाहाबाद में। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? प्रयागराज में, ठीक। इससे जस्ट हम लोग आगे आएंगे। इससे आगे आएंगे तो क्या है यहाँ पे? बनारस। क्या है? बनारस। बनारस बोले, वाराणसी बोले या काशी बोले, तीनों नाम इसी के हैं। पुराना नाम काशी है, अभी वाराणसी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बनारस भी बोलते हैं, ठीक ना। तो जो बनारस है वो घाटों के लिए अपने प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ के फेमस जो 80 घाट है बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे, और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मंदिरें हैं, ठीक ना। तो इसी के लिए प्रसिद्ध है। बनारस में एक जगह है आपका यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, बनारस की काशी विश्वनाथ मंदिर, वो बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक। तो इसके बाद फिर से क्या है कि आपका बनारस में ही एक जगह है सारनाथ। बनारस ही में क्या है? सारनाथ। अगर देखें आप तो जो सारनाथ है, सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जी जो थे यहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ से? सारनाथ से, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। सारनाथ के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे सारनाथ के, तो सारनाथ के जस्ट नीचे जाएंगे तो वहां पे है चंदौली। क्या है? चंदौली। तो चंदौली को हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस एक राजनेता बोले या तो दार्शनिक बोले तो जो थे दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, तो चंदौली में है मुगल सराय। क्या है? मुगल सराय। मुगल सराय, मुगल सराय। इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, क्योंकि मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर ही उनकी हत्या करके उनकी बॉडी मिली थी, तो उसका नाम चेंज हो गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वो कौन से जिले में? चंदौली जिले में है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के चंदौली, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कौन सा है? यहाँ पे है सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र, जो मध्य प्रदेश से सटा एरिया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, ये है सोनभद्र। तो सोनभद्र देखेंगे हम लोग, जो सोनभद्र है आपका, सोनभद्र, तो सोनभद्र के बारे में देखेंगे। सोनभद्र में एक बहुत ही भारत की बोले सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रिहंद नदी है सोनभद्र में, यहाँ से गुजरती है। यहीं पे रिहंद नदी पर कौन सा है? कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। और वो झील जिसका नाम है आपका, अगर बोले तो उसका नाम जो है आपका गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत, पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। एक कृत्रिम झील है एक, जो रिहंड नदी पर है, ठीक ना। और भारत की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो डेवर झील है, जो राजस्थान के उदयपुर में है। कहाँ पे? राजस्थान के उदयपुर में है, जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। ठीक ना? तो जो ये अगर देखें कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत, ठीक, किस नदी पर है? कई बार एग्जामों में ये चीज पूछा है कि जो आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो किस नदी पर है, ये चीज पूछा है कई बार। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रिहंड नदी पर है। ठीक, और इसको कई बार पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है, तो आपका रिहंड नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक ना? तो इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। ठीक, इसके बाद अगर आप ये भारत का है तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो आपका वो है करीबा झील। ये आपका कहाँ पे है? ये है जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। तो दक्षिण करीबा बांध है, ये झील है, बांध भी है और झील भी। तो ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये है जेम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जेम्बेजी नदी। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है आपका करीबा झील, जो जेम्बेजी नदी पर है और साउथ अफ्रीका की है। ठीक ना? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आपका जिम्बाब्वे में है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखें जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सटा हुआ है, वहां पे रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक ना? फिर इसके बाद हम लोग इससे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है आपका गोरखपुर। गोरखपुर सभी लोग को पता होगा। गोरखपुर ये आपका जो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो गृह क्षेत्र है ये यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं और यहाँ से उनका विधानसभा भी क्षेत्र है गोरखपुर। ठीक ना? तो यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। और जो गोरखपुर है आपका वो राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के? राप्ती नदी के किनारे है। ठीक ना? इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम पूछ लेता है गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। किस नदी के किनारे है गोरखपुर? राप्ती नदी के किनारे। और ये जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनके गृह क्षेत्र मतलब है। ठीक ना? इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके जस्ट ऊपर में, ठीक ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका जो यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ पे श्रावस्ती यहाँ पे है। ठीक, श्रावस्ती में क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे कई बार उपदेश दिए थे, तो उनके बौद्ध धर्म की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा ही फेमस जगह है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी राप्ती नदी के ही किनारे है। ठीक ना? तो इसको ध्यान रखेंगे कि राप्ती नदी के किनारे है। यहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के, यहाँ पे बहुत सारे आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा बार उपदेश दिए थे, तो इसलिए ये जगह फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग इससे ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वाला क्षेत्र पूरा यहाँ से लेंगे। ये हो गया आपका रामपुर। कौन सा? रामपुर में आपका ये यहाँ पे चाकू के लिए प्रसिद्ध है। चाकू का यहाँ पे उत्पादन होता है, चाकू। ठीक है, चाकू और चीनी मिट्टी के बर्तन, चाकू और चीनी मिट्टी के चाकू और चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं। ठीक ना? ये देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे है आपका पीलीभीत और यहाँ पे लखीमपुर खीरी। तो जो पीलीभीत है और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बांसुरी उत्पादन, अगर पूरे देश में देखा जाए तो बांसुरी के उत्पादन में 95% बांसुरी यहीं से उत्पन्न मतलब जो है यहीं से होती है। बांसुरी आपका 70 क्या 95% यहीं से ही, कहाँ से? आपका पीलीभीत से। और जो लखीमपुर खीरी है, ये है लखीमपुर खीरी, इन दोनों लखीमपुर खीरी और आपका पीलीभीत, इन दोनों जिलों को मिलाकर एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका कहाँ पे है? वो पीलीभीत और आपका लखीमपुर खीरी में है।
ठीक ना। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे है ना, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और पीलीभीत में बांसुरी सबसे ज्यादा आपका वहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक। फिर है आपका बरेली, जस्ट इसके नीचे अगर आएंगे रामपुर के नीचे तो क्या है, बरेली। और बरेली किस लिए प्रसिद्ध है, ये माचिस के उत्पादन के लिए। किसके लिए, माचिस, जो माचिस का उत्पादन होता है तो यहाँ पे बरेली में सबसे ज्यादा होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि माचिस का उत्पादन कौन सा जगह सबसे ज्यादा फेमस है, आपका बरेली, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे बरेली को, ठीक। फिर है यहाँ पे मुरादाबाद, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर है मुरादाबाद, ठीक। यहाँ पे क्या है, मुरादाबाद, तो इसको देखेंगे, ठीक। इसके बाद आपका ये वाला जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, यह है सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर जो है यह लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशी मतलब लकड़ी अगर कोई भी लकड़ी हो तो कटने के बाद वो उपयोग के लायक नहीं होती है। कोई भी सामान बनेगा तो उसको पहले उसको एक रूप तैयार किया जाता है, तो ये नक्काशी के लिए सहारनपुर में यहाँ पर लकड़ी की एक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। यह है बिजनौर, यहाँ पे क्या है, ये वाला क्षेत्र है बिजनौर। बिजनौर में क्या है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर से उत्तर प्रदेश के किस जिले से अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे, उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो आपका कौन सा है, बिजनौर। कहाँ से, बिजनौर से, बिजनौर से वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर ये क्षेत्र जो है चीनी मिल के लिए, चीनी मिल के लिए, कागज मिल के लिए और इस्पात के लिए, इन सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा यहाँ पे चीनी मिलें और कागज उद्योग इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे कि मुजफ्फरपुर इसलिए प्रसिद्ध है चीनी मिल के लिए, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आएंगे, यह है मेरठ। क्या है, मेरठ, मेरठ क्षेत्र है। तो मेरठ में क्या होता है, मेरठ में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसकी जो चिंगारी भड़की थी वो मेरठ से ही भड़की। 10 मई 1857 को तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपके मेरठ से। और जो वो क्रांतिकारी भटकी थी उसका जो संदेश था, रोटी और कमल। तो इसको कई बार एग्जामों में ये चीज पूछा है कि जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम थी उसका संदेश क्या था और ये कहाँ से शुरू हुई। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। और इसका जो ये आपका संदेश था वो था आपका रोटी और कमल, रोटी और कमल। इसको कई बार एग्जामों में पूछा है कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसे मतलब उसका संदेश जो था वो रोटी और कमल के द्वारा ये किया गया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरठ के बाद यहाँ पे है आपका बागपत। क्या है, बागपत, बागपत देख लेते हैं। जो बागपत है यहाँ पे आपका ये वाला क्षेत्र, तो बागपत ये सारे क्षेत्र एनसीआर के भाग हैं। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वो एनसीआर के भाग हैं, ठीक ना। तो जो बागपत है आपका, यहाँ पे देख लेंगे बागपत, ठीक ना, बागपत, ठीक ना। जो बागपत है यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी तो बागपत से हुई थी। तो हरित क्रांति के जो भारत में जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, जो अभी हाल में उनकी मृत्यु हुई है दिसंबर में, 2023 दिसंबर में। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जो आपके हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन जी, एम.एस. स्वामीनाथन जी, उनका भी 2023 में दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि बागपत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उसके कौन थे, आपके एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में बात की जाए कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। किसने, नॉर्मन बोरलॉग ने। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगर भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति,
हरित क्रांति की भारत में MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व में बात की जाए, अगर विश्व में ये बात की जाए तो विश्व में इसका होगा नॉर्मन बोरलॉग। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जो आपके अमेरिका के जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति की जो अगर विश्व में जनक पूछ लिया जाए, कई बार एग्जाम पूछा भी है कि जो हरित क्रांति के विश्व में मतलब सबसे पहले मतलब कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, जो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। और भारत में अगर इसका पूछा जाए कि भारत में कृषि जो आपका हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपका MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक ना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, लगभग 1965 के और 68 के बीच में ये ज्यादा ये हुआ, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसके जस्ट नीचे आएंगे, तो इसके नीचे तो देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे है आपका वृंदावन। क्या है? वृंदावन। ठीक, तो यहाँ पे है आपका वृंदावन, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, वृंदावन। ये वृंदावन में क्या है? वृंदावन जो है ये हिंदू धर्म में जो कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण जी का ये यहाँ पे क्या हुआ था? वृंदावन में इनका लालन पालन हुआ था। कहाँ पे? वृंदावन में। ठीक, और जो जन्म हुआ था इनका, वो इसके जस्ट नीचे है मथुरा। मथुरा में उनका जन्म हुआ था, जो कंस का आपका कारागार था वहां पे। कहाँ पे जन्म हुआ था? मथुरा में। मथुरा में जन्म हुआ था कृष्ण जी का, और वृंदावन में उनका लालन पालन, मतलब वहां पे उनका जो बचपन बीता था, ठीक ना। तो जो वृंदावन में एक प्रसिद्ध मंदिर है, प्रेम मंदिर, तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक ना। और मथुरा में उन्हीं के लिए, तो ये हिंदू धर्म के जो है आपका एक प्रकार से धार्मिक स्थल है वृंदावन और आपके मथुरा। ठीक, इसके जस्ट इधर जाएंगे आपका बगल में, तो यहाँ पे है आपका वृंदावन के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपका क्या है? अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़। तो अलीगढ़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अलीगढ़ जो है आपका, अलीगढ़, अलीगढ़ में ताला, यहाँ पे ताला सबसे ज्यादा बनता है। कहाँ पे? अलीगढ़ में ताला के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद अलीगढ़ और मथुरा के जस्ट नीचे आएंगे, मथुरा के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे है आगरा। क्या है? आगरा। आगरा को सभी लोग जानते होंगे, आगरा में ताजमहल है। ठीक, तो आगरा को किसने बनवाया था? सभी को पता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। और कब बनवाया था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, ते 1632, 1632 के आसपास इसको बनवाना शुरू किया था, और इसको 8-10 साल करीब लगे थे बनवाने में, ठीक ना। तो ये 1632 के आसपास जब इनकी पत्नी का मतलब देहांत हो गया था, उसके बाद इसको उनकी याद में इसने आगरा का ताजमहल बनाया था। आगरा के ताजमहल में क्या है कि अब पीला पीला पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रदूषण के कारण, SO2 प्रदूषण जो होता है, तो सल्फर के कारण इसका पीलापन होता जा रहा है आगरा का ताजमहल, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो इधर का क्षेत्र है, ये झांसी तो देख लिया हमने। झांसी में आप क्या है, यहाँ पे झांसी पे जो रानी लक्ष्मीबाई थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, वहां से झांसी से उन्होंने नेतृत्व किया था क्रांति का। और झांसी में आपका क्या है, यहाँ पे सैनिक स्कूल है, झांसी, मैनपुरी और अमेठी, उत्तर प्रदेश की जो 3 सैनिक स्कूल हैं वो यहाँ पे स्थित है। उसके बाद जो जस्ट नीचे वाला क्षेत्र है आपका, जो अंदर घुसा है, ए वाला क्षेत्र, ए वाला है आपका ललितपुर। क्या है? ललितपुर। ललितपुर में एक ही बहुत ही प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, दशावतार मंदिर। कौन? दशावतार मंदिर। ये कई बार एग्जाम में पूछा है इस मंदिर को, दशावतार। ये कहाँ पे है? झांसी, ललितपुर में है, और देवगढ़ में, ललितपुर के देवगढ़ में है ये मंदिर। कहाँ पे? देवगढ़। ललितपुर के देवगढ़ में मंदिर है, और एक गुप्तकालीन मंदिर है। तो कई बार एग्जामों में अलग अलग तरीके से इस मंदिर को पूछा है कि आपका जो आपका यहाँ पे दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो कई बार एग्जाम ऑप्शन में आपका ललितपुर दे देगा, कई बार आपका देवगढ़ दे देगा, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि गुप्तकालीन मंदिर जो है वो आपकी देवगढ़ में कौन से है, कौन से भगवान की, तो दशावतार, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक,
तो इसके बाद हमने यहाँ पे आपको झांसी देखा, इसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे जो आपका प्रयागराज के जस्ट नीचे देखेंगे तो है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में जो कौशाम्बी अभिलेख था अकबर का, मतलब अशोक के जो 14 मतलब अभिलेख थे उसमें से कौशाम्बी अभिलेख था। तो कौशाम्बी अभिलेख को अकबर ने वहाँ से इलाहाबाद ले गए थे, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है कौशाम्बी में उनका। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद या प्रयागराज किसने स्थापित किया था, तो इसका आंसर क्या है? अकबर ने। ठीक ना, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हमने उत्तर प्रदेश की जो मुख्य रूप से जगह थी उसको देखा, और उत्तर प्रदेश का सबसे मेन जो जिला है उसको नहीं देखे। तो आपका जो यहाँ पे है अमेठी है, उसके बाद आपका यहाँ पे है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ के जस्ट ऊपर आजमगढ़ के आजमगढ़ के जस्ट ऊपर है आपका अयोध्या। क्या है? अयोध्या। ठीक ना, यहाँ पे क्या है? अयोध्या। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, अगर जिसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा इसको मिटा के फिर अरे पूरा ही मिटा लेते हैं। अयोध्या जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि वहाँ पे राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, और इसका उद्घाटन है आपका 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को तो देख लेते हैं थोड़ा सा उसका जो आपका अयोध्या। ठीक ना, अयोध्या में अगर आप देखेंगे तो आपका जो ए वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ए ये आपका है अयोध्या। ठीक ना, अयोध्या। तो अयोध्या में भी हाल ही में यहाँ पे एक फेमस क्या बोले, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का शिलान्यास हुआ है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे किया है। तो इस हवाई अड्डे का नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार अब एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा चर्चित जगह है अयोध्या। और अयोध्या का नाम जो वहाँ का स्टेशन है, हवाई अड्डा है, उसका नाम भी अयोध्या धाम है। क्या है? अयोध्या धाम कर दिया गया है। पहले अयोध्या था, अब अयोध्या धाम। वहाँ का रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब अयोध्या धाम के नाम से। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बना है वो वाल्मीकि, किस नाम से? वाल्मीकि की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ठीक ना, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कहाँ पे? आपका अयोध्या में। ठीक ना, तो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को, यानी अभी हाल ही में वहाँ पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मतलब होने वाला है वहाँ पे। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। इसका डेट भी ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 2024। और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आपका वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसको ध्यान रखेंगे कहाँ पे है? अयोध्या में। ठीक ना, तो इस तरह हमने उत्तर प्रदेश के सारे जगहों को अच्छे से देखा। ठीक ना, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग आपका बिहार के बारे में देखेंगे, बिहार, झारखंड, फिर इसके बाद इसके नीचे आएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर के क्षेत्र देखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मैप के अगर थ्रू देखें तो कंप्लीट। अगर नदियों के बारे में देखना हो तो नदी के बारे में उत्तर प्रदेश के जो है, तो उसको एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल्स नदियों के बारे में। ठीक ना, तो अगर जो मोटा मोटा था उत्तर प्रदेश के बारे में हमने देख लिया है। धन्यवाद।